नमस्कार छात्रों, आज हम आप लोगों के लिए यहाँ ऑनलाइन लेक्चर देने के लिए यहाँ आए हैं। आज पूरे विश्व में कोविड-19 इस महामारी की समस्या पूरे विश्व में फैल रही है, इसलिए आप लोगों तक पहुँचने का एकमात्र हमारा तरीका रहा है, वह है ऑनलाइन लेक्चर आप लोगों के लिए देना। इसके अंतर्गत हमारी संस्था अहमदनगर जिला मराठा विद्या प्रसारक समाज, इन्होंने इसके अंतर्गत ऐसा तय किया है कि छात्रों तक अपना पाठ्यक्रम जो पढ़ाने के लिए है वह सब छात्रों तक पहुंचना चाहिए। इसलिए ऑनलाइन लेक्चर हम शुरू कर रहे हैं। आज हम आप लोगों के लिए हिंदी तृतीय वर्ष साहित्य हिंदी इसका हम अध्ययन करने वाले हैं। उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, ये हमारा हिंदी विशेष पेपर 3 हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका अध्ययन करने वाले हैं। 2020-21 में जो पाठ्यक्रम पूरे साल में आप लोगों के लिए पढ़ना है, वह पाठ्यक्रम इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य के इतिहास का आदिकाल से आधुनिक काल तक का अध्ययन हमें करना है। आदिकाल से आधुनिक काल तक का अध्ययन आप लोगों के लिए करना है। इसके अंतर्गत पहला टॉपिक आता है, वह है हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किस प्रकार हुआ है और उस काल विभाजन के बाद उस काल को किस प्रकार उसके लिए अलग अलग आचार्यों ने नामकरण उनका किया है, इसका अध्ययन इसके अंतर्गत है। ये सिर्फ पाठ्यक्रम के संदर्भ में मैं आप लोगों के साथ ये बातचीत कर रहा हूँ। जब आप लोगों के लिए ये अलग टॉपिक पढ़ाने के लिए आ जाएगा, तब हिंदी साहित्य का काल विभाजन कौन कौन सा हुआ है और उसके लिए नामकरण कौन कौन सा दिया गया है, इसके संदर्भ में उस टॉपिक के अंतर्गत आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। अभी सिर्फ हम आप लोगों के लिए सिर्फ पाठ्यक्रम के संदर्भ में हम बताने जा रहे हैं, और वो पाठ्यक्रम आप लोगों के लिए बताता हूँ। ये पहला टॉपिक है हमारा हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक वह है, और दूसरा टॉपिक आता है आदिकाल। आदिकाल के अंतर्गत आदिकाल की पृष्ठभूमि हमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आदिकाल की पृष्ठभूमि हमें देखना है, और ये पृष्ठभूमि देखने के लिए इसके अंतर्गत इस पृष्ठभूमि के लिए जो अलग अलग परिस्थितियाँ उस कालखंड में थी, इस परिस्थिति के कारण ही हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाता है। परिस्थिति के कारण इतिहास लिखा जाता है। जैसी परिस्थिति समाज में है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अभी आप लोगों के लिए कहा जाए तो आज पूरे विश्व में कोविड-19 ये जो महामारी हमारे विश्व में है, इस परिस्थिति के कारण ही आज आगे चलकर ऐसा इतिहास लिखा जा सकता है। इसको हम कहते हैं अलग अलग परिस्थितियाँ। वैसे ही आदिकाल के अंतर्गत जो परिस्थितियाँ है, उसमें राजनीतिक परिस्थिति हो सकती है, सामाजिक परिस्थिति हो सकती है, धार्मिक परिस्थिति हो सकती है। इन परिस्थितियों का अध्ययन हमें इस आदिकाल के इस टॉपिक के अंतर्गत हमें करना है। ये पहला टॉपिक हमारा इसके अंतर्गत है। दूसरा है आदिकालीन वीर गाथा तथा रासो साहित्य की प्रवृत्तियाँ। तो आदिकाल में वीर गाथा काल, थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों के लिए इसके संदर्भ में दे रहा हूँ कि ये वीर गाथा और रासो साहित्य क्या है। ये तो टॉपिक जब आप लोगों को पढ़ाएंगे लेक्चर में, तब इसके संदर्भ में
पूरी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। ये सिर्फ मैं पाठ्यक्रम के संदर्भ में बताने जा रहा हूँ कि इसका अध्ययन हमें इस प्रथम सत्र में आप लोगों के लिए करना है। तो इसमें आदिकालीन वीर गाथा जो कहा गया है, ये वीर गाथा वैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और इसका काल विभाजन किया और इसके लिए आदि काल को वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। यह क्यों कहा, इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि उस कालखंड में ऐसे 12 ग्रंथ लिखे गए। इन 12 ग्रंथों के आधार पर आदि काल को वीर गाथा काल कहा है। ये एक टॉपिक हमें इसके अंतर्गत आपका अध्ययन करना है। जब पढ़ाते समय ये सारा आप लोगों के लिए पढ़ा दिया जाएगा। ये पाठ्यक्रम के अंतर्गत टॉपिक है। आदिकाल वीर गाथा तथा राष्ट्र साहित्य की प्रवृत्तियों का देखा जाए तो 10-12 प्रवृत्तियां हैं। एक एक प्रवृत्ति के संदर्भ में विश्लेषण करके आप लोगों को लेक्चर में उसी प्रकार बता दिया जाएगा। ये सिर्फ पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। अगला है आदिकालीन रचनाकारों का परिचय। आदिकाल के अंतर्गत सिर्फ आप इसके अंतर्गत बहुत रचनाकार है, लेकिन आपके इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत सिर्फ 2 रचनाकारों का अध्ययन है। 2 रचनाकारों का अध्ययन आप लोगों के लिए करना है। यानी उनकी जानकारी, उसके जन्म से मृत्यु तक जो साहित्य उन्होंने लिखा है, इसके संदर्भ में इसके अंतर्गत आप लोगों के लिए अध्ययन है। उसमें पहले है चंदबरदाई। उसका आदिकाल के जो कवि है, जैसे कि पृथ्वीराज रासो के दरबार में रहने वाले ये चंदबरदाई कवि थे। और ये चंदबरदाई ऐसा कहा जाता है, पृथ्वीराज चौहान इतिहास के अंतर्गत और चंदबरदाई एक दिन ही उनका जन्म हुआ और मृत्यु भी एक दिन में हुई, ऐसा इतिहास लिखा गया है। और ये चंदबरदाई ब्राह्मण पंडित थे, लिखने वाले थे, कवि थे और उसके दरबार में रहते थे। जब लड़ाई के लिए पृथ्वीराज चौहान उनके साथ सैनिकों के साथ ये चंदबरदाई खुद चले जाते थे, तो उन्होंने कलम चलाना भी, कलम तो लिखते थे कलम के माध्यम से, लेकिन तलवार चलाना भी ये चंदबरदाई जानते थे। इसलिए उनका जो भी, इसलिए कहा जाता है चंदबरदाई आंखों देखा हाल, यानी युद्ध चल रहा है और उस वक्त चंदबरदाई वहां उपस्थित है, तो वह चंदबरदाई खुद आंखों देखा हाल उसी प्रकार वो लिखते थे। आज भी हम पढ़ते हैं उन्होंने लिखा हुआ, तो वह आज भी हमें ऐसा लगता है कि वो आंखों देखा हाल कि आज हमारे सामने उसी प्रकार वो लड़ाई उसी प्रकार चल रही है, ऐसे लिखने वाले ये चंदबरदाई। इसका भी अध्ययन हमें इसके अंतर्गत करना है। चंदबरदाई ने क्या क्या लिखा है, क्या उसके अंतर्गत है। जैसे चंदबरदाई के संदर्भ में जब उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने अपना जो साहित्य वो लिख रहे थे, उन्होंने अपना बेटा, चंदबरदाई का बेटा, उसका नाम है जल्लन, उनके हाथ में जो लिखा हुआ था वो तो उनके हाथ में उन्होंने सौंपा था। उसके बाद उसके बेटे जल्लन ने उसी प्रकार आगे लिखने का प्रयास किया। इस प्रकार की जानकारी रचनाकार जो है आदिकालीन, इसके अंतर्गत ये चंदबरदाई का अध्ययन भी हमें करना है। अगला इसके अंतर्गत टॉपिक आता है, यानी रचनाकार आते हैं, वह है अमीर खुसरो। अत्यंत विनोदी कवि, गायक, ढकोसले, अंतरलिपिका, बहिर्लिपिका, ऐसा सब वह उसी प्रकार वो लिखते थे और गाते थे। ऐसे अमीर खुसरो उस कालखंड में, आदिकाल में, क्योंकि आदिकाल में ऐसी परिस्थितियां थी जब एक राजा दूसरे राज्य पर उसके आक्रमण करता था। आक्रमण करने के कारण वहाँ की जनता, वहाँ का समाज
वहाँ के लोग सारे भयभीत हो जाते थे, समाज सारा भयभीत हो जाता था, डरते थे, लड़ाई हो रही इसलिए वह डरते थे। इसी के कारण इस भयभीत लोगों के लिए उनका मनोरंजन करने की दृष्टि से ये अमीर खुसरो उस कालखंड के महत्वपूर्ण कवि रहे हैं। वह अपनी अंतर्लिपिका, बहिर्लिपिका, दो सकोन, ढकोसले, कव्वाली, गीत, इन सब के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करते थे। उसको हम कहते हैं जैसे कि कहावतें हैं या कुछ अंतर्लिपिका, बहिर्लिपिका ये है, इसका वह लोगों के सामने, लोगों वहाँ तक जाकर लोगों का मनोरंजन करते थे। ऐसी एक उनकी दो पंक्तियाँ है, वह मैं आप लोगों को जाते जाते बताता हूँ। पढ़ाते समय इसके संदर्भ में सारी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी, लेकिन ये सिर्फ पाठ्यक्रम के संदर्भ में बताता हूँ कि अमीर खुसरो की क्या ऐसे विनोदी कैसे है और कैसे प्रश्न, कैसे सवाल उसी प्रकार वो करते हैं, इसकी जानकारी में एक दो पंक्तियाँ उनकी है। जैसे कि घोड़ा क्यों अड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा, रोटी क्यों जली, पान क्यों सड़ा। ये तीन प्रश्न आपके सामने हैं। ऐसे वो समाज में जाकर ये अमीर खुसरो लोगों के सामने बताते थे। यानी घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा, रोटी क्यों जली। तीन प्रश्न है, लेकिन तीनों प्रश्नों का उत्तर एक है। तीनों प्रश्नों का उत्तर एक, तो उत्तर उसका लोगों को पूछते थे, लोगों को, लोगों की ओर से उत्तर वो देखते थे कि लोग क्या उसी प्रकार कहेंगे, लेकिन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता था। घोड़ा क्यों आड़ा यानी रुक गया, रोटी क्यों जली ये भी अलग उत्तर है, और पान क्यों सड़ा। तो इन तीनों का एक ही उत्तर था, वह है फेरा न था, यानी उनको घुमाया नहीं था। जब रोटी बनाई जा रही है उसको हम घुमाएंगे नहीं, तब वो रोटी जल जाएगी। पान क्यों सड़ा, जब वो खाने का पान होता है जो पानी में रखा जाता है, जो उस पान को जब हम हिलाते हैं इसलिए वो ठीक रहता है, सड़ नहीं जाता है, खराब नहीं हो जाता। घोड़े का भी वैसा है, घोड़े को हमेशा हम बांध कर रखेंगे, बांध कर रखते हैं, यानी तब वो घोड़ा वैसे ही रहेगा। इसलिए उनको फेरना चाहिए, घुमाना चाहिए, हर दिन घुमाना चाहिए। जब हम घोड़े को ही घुमाएंगे, पान को भी घुमाएंगे, रोटी को भी घुमाएंगे, तब ये तीनों भी उसी प्रकार वो जल नहीं जाएगी, है ना। यानी फेरा न था। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है, फेरा न था। तो अमीर खुसरो के संदर्भ में बहुत सारी ऐसी विनोदी कहावतें उनके हैं, अंतर्लिपिका है, बहिर्लिपिका है। पढ़ाते समय, लेक्चर में पढ़ाते समय अमीर खुसरो इस पर परीक्षा के संदर्भ में एक टिप्पणियाँ लिखिए, इसके तहत आमिर खुसरो ऐसी टिप्पणी परीक्षा के अंतर्गत आती है, इसके संदर्भ में आप लोगों को ये सारी जानकारी दी जाएगी। अगला, ये सिर्फ दो रचनाओं का, रचनाकारों का अध्ययन आप लोगों को इसके अंतर्गत करना है। ये एक चंदबरदाई और अमीर खुसरो। अगला टॉपिक इसके अंतर्गत आप लोगों के लिए आता है, अगला है आदिकालीन रचनाओं का परिचय। जो रचनाएं है, सिर्फ दो रचनाओं का अध्ययन, दो रचनाओं का अध्ययन आप लोगों के लिए इसके अंतर्गत करना है। दो रचनाएं इसके अंतर्गत है, वह है ढोला मारो रा दोहा, एक है, और दूसरी है बिसल देव रासो। दो का अध्ययन सिर्फ करना है। ढोला मारो रा दोहा, दोहा यानी दोहा। वैसे ढोला मारो रा दोहा ये जो, वैसे ये गीत है, वैसे ये राजस्थानी गीत है। उस गीत के ये वैसे प्रेम कथा है। इस जो नाम है ढोला मारू रा दोहा, इसके अंतर्गत ये एक राजा का नाम है, एक रानी का इसके अंतर्गत नाम है। एक है ढोला राजा और एक मारवनी कन्या। इसके संदर्भ में इतिहास
बहुत है इसके संदर्भ में। उसकी क्या प्रेम कथा है, मालवनी, मारवनी, ढोला, वो राजा और राजा के दरबार में जब एक राजा के दरबार में जब गांव वहाँ के राज्य में जब अकाल पड़ता है तो मारवनी के पिताजी और ढोला के पिताजी जब उनके शहर में वहाँ चले जाते हैं तो इसके संदर्भ में, इसके अंतर्गत ये प्रेम कथा इसके अंतर्गत है। और ये आज भी राजस्थानी गीत में आज भी वहाँ लोग ये ढोला मारो रात धुआ ऐसे गीत आज भी लोग गाते हुए दिखाई देते हैं। इसी प्रकार अगली जो रचना इसके अंतर्गत आती है वह है बिसल देव रासो। ये भी प्रेम कथा पर आधारित है। तो इस प्रकार आदि काल के अंतर्गत ये 4 टॉपिकों का अध्ययन हमें पूरे प्रथम सत्र में आप लोगों के लिए करना है। ये हमारा दूसरा टॉपिक है